अपनी किताब अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ में एडमिरल सुशील कुमार एक किस्से का जिक्र करते हैं। साल 1999 की बात है। जसवंत सिंह तब विदेश मंत्री हुआ करते थे और एडमिरल सुशील कुमार को समय पहले ही चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त हुए थे। दोनों घुड़सवारी और पोलो खेलने के शौकीन थे। इस चक्कर में लगभग हर हफ्ते पोलो के मैदान में दोनों की मुलाकात होती थी। दोनों के बीच पोलो की ये जुगलबंदी लगभग 4 दशक पुरानी थी। 50 के दशक में दोनों साथ में नेशनल डिफेंस अकेडमी से ऑफिसर बनकर पास आउट हुए थे। जसवंत सिंह सेना में बतौर कैवलरी ऑफिसर नियुक्त हुए, वहीं सुशील कुमार नेवी में कमीशन हुए। बहरहाल अक्टूबर 1999 की उस शाम पर लौटते हैं जब दोनों मैदान में घुड़सवारी के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ विदेश मंत्री ने एडमिरल के साथ एक खबर साझा की। एडमिरल लिखते हैं कि बातों ही बातों में जसवंत सिंह ने एक नाम का जिक्र किया, अलोंद्रा रेनबो, जो कि एक जापानी समुद्री जहाज का नाम था। 7,000 टन के इस जहाज को समुद्री डाकुओं यानी पायरेट्स ने इंडोनेशिया में हाईजैक कर लिया था और वो अब उसे अरब सागर की तरफ ले जा रहे थे। भारतीय कोस्ट गार्ड्स इस शिप पर लगातार नजर बनाए हुए थे, लेकिन चूंकि मामला इंटरनेशनल था इसलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले ऊपर से परमिशन मिलनी जरूरी थी। परमिशन कैसे मिली? कैसे इंडियन नेवी ने इस जहाज की पहचान की और कैसे पहली बार भारत में पकड़े गए समुद्री लुटेरे, जानेंगे आज के एपिसोड में। साथ ही इसी बहाने जानेंगे भारतीय कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तट रक्षक बल का इतिहास, कैसे हुई थी इसकी स्थापना और ऑपरेशन अलोंद्रा रेनबो में इसका क्या रोल था। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक अहम जानकारी। आज 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है आम बजट। बजट से जुड़ी खास कवरेज देखने के लिए दिन भर जुड़े रहिएगा दी लल्लन टॉप के साथ ही बजट पर अपनी राय देना चाहते हैं तो आप हमारे ओपिनियन पार्टनर प्रोबो पर अपनी राय दर्ज करवा सकते हैं। मसलन सवाल ये कि क्या बजट 2023 में हाईएस्ट स्लैब रेट को घटाकर 25% किया जाएगा। प्रोबो पर इसका जवाब आप हाँ या ना में दर्ज करा सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर मिल जाएंगे। अब आते हैं तारीख पर। शुरुआत आज की तारीख यानी 1 फरवरी से। क्या हुआ था इस रोज? साल 1977 में इसी दिन भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। कोस्ट गार्ड का विचार पहली बार 1960 के दौर में उपजा। सख्त आयात नियमों के चलते मुंबई, जो तब बॉम्बे हुआ करता था, उसके तटों पर स्मगलिंग काफी बढ़ गई थी, जिसके चलते कस्टम डिपार्टमेंट को बार बार पेट्रोलिंग के लिए नेवी की मदद लेनी पड़ती थी। 1971 में इस समस्या के हल के लिए नाग चौधरी कमेटी का गठन किया गया। कमेटी की सिफारिशों के तहत नेवी से कुछ लोगों को रिक्रूट कर इस काम में लगाया गया। हालांकि ये तरीका ज्यादा दिन चल नहीं पाया क्योंकि इस काम का रिलेशन स्मगलिंग आदि कानूनों से था, जबकि नेवी लॉ एनफोर्समेंट से जुड़े मुद्दों पर सीधे तौर पर सम्मिलित नहीं हो सकती थी। इसलिए तब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुरेंद्र नाथ कोहली ने डिफेंस सेक्रेटरी को एक सुझाव भेजा। सुझाव ये था कि भारत की समुद्री सीमा की देखरेख के लिए एक अलग फोर्स बनाई जाए। एडमिरल कोहली की सिफारिश पर सितंबर 1974 में कैबिनेट ने रुस्तम जी कमेटी का गठन किया, जिसे हेड कर रहे थे KF रुस्तम जी। रुस्तम जी इससे पहले BSF की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके थे और पुलिस सेवा में उनका लंबा अनुभव था। रुस्तम जी कमेटी जब एक नई फोर्स के गठन पर विचार कर रही थी, उसी बीच एक और घटना घटी। बॉम्बे तट के पास समुद्र में तेल की खोज हुई, जिसकी सुरक्षा अपने आप में एक बड़ा जिम्मा थी। इसके बाद 31 जुलाई 1975 को रुस्तम जी कमेटी ने रक्षा मंत्रालय को अपनी सिफारिशें सौंपी, जिनमें निहित था कि तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की जाए। इसके बाद 1 फरवरी 1977 को अंतरिम भारतीय तटरक्षक बल का गठन किया गया। शुरुआत में इसके गठन के लिए नेवी की तरफ से 2 छोटे कॉर्वेट और 5 पेट्रोल बोट्स दी गई। कोस्ट गार्ड क्या काम करेगी, इसके क्या अधिकार होंगे, सबका निर्धारण कोस्ट गार्ड एक्ट में दिया गया है, जिसे 18 अगस्त 1978 को संसद द्वारा पास किया गया। वाइस एडमिरल VA कामत इंडियन कोस्ट गार्ड के पहले डायरेक्टर जनरल बने। इस बीच एक मुद्दा ये भी था कि नई फोर्स किसके तहत काम करेगी। कैबिनेट सेक्रेटरी चाहते थे कि कोस्ट गार्ड को गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाए, वहीं रुस्तम जी कमेटी का ये कहना था कि इसे रक्षा मंत्रालय के अंडर बनाया जाना चाहिए। अंत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए तय किया कि कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड का संक्षिप्त इतिहास जानने के बाद अब चलते हैं उस ऑपरेशन पर जिसने इंडियन कोस्ट गार्ड को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई और जिसकी बदौलत 100 साल में पहली बार
बार भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया और उन्हें सजा दी गई। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, अक्टूबर 1998 में इंडियन कोस्ट गार्ड्स को पहली बार एक जापानी जहाज के हाईजैक किए जाने की टिप मिली। ये जहाज इंडोनेशिया से जापान की ओर रवाना हुआ था। तारीख थी 22 अक्टूबर। तट छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद नकाबपोश लुटेरे जहाज पर चढ़े और उसे अपने कब्जे में ले लिया। 29 अक्टूबर के रोज लुटेरों ने जहाज का पुराना नाम अलोंद्रा रेनबो मिटाकर उस पर मेगा रामा लिख दिया और जहाज को क्रू पर एक राफ्ट में बीच समुंदर छोड़ दिया। 8 नवंबर के रोज क्रू को थाईलैंड के तट पर रेस्क्यू किया गया। इस बीच जहाज जब श्रीलंका के पास से गुजर रहा था, उसे भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने स्पॉट कर लिया। क्योंकि देखने में जापानी जहाज अलोंद्रा रेनबो की तरह दिखाई देता था, कोस्ट गार्ड के एक एयरक्राफ्ट ने जहाज का पीछा कर उसकी कुछ तस्वीरें खींची और इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ साझा की। कुछ रोज बाद जब जहाज भारतीय समुद्री सीमा में घुसा, कोस्ट गार्ड्स बोट्स ने उसके रुकने की चेतावनी जारी की, लेकिन जहाज पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी गति से समुद्र में बढ़ता रहा। चूंकि मामला इंटरनेशनल समुद्री इलाके का था, इसलिए बल प्रयोग करने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी था कि वही जहाज है जिसे लुटेरों ने हाईजैक किया है। तब वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे एडमिरल माधवेंद्र सिंह। नवंबर के शुरुआती दिनों में उन्हें नेवल हेडक्वार्टर्स से एक ऑपरेशन की तैयारी करने को कहा गया। ऑपरेशन के तहत मेगा रामा नाम के इस जहाज को रोककर पूछताछ की जानी थी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के क्लॉज 3 के तहत भारतीय नेवी को आजादी थी कि वो किसी भी संदेहास्पद वेसल को रोककर पूछताछ कर सकें। निर्देश मिलते ही नेवी की वेस्टर्न फ्लीट को एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ जहाज के पीछे लगा दिया गया। लुटेरों का जहाज अरब सागर में होते हुए सऊदी अरब की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिसका मतलब था कि उसे पकड़ने के लिए तेजी से पीछा किया जाना था। मामला अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स का था, इसलिए सरकार की मंजूरी जरूरी थी। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच कई मीटिंग्स के बाद गेंद आकर गिरी विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पाले में। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल सुशील कुमार ने इस मामले में जसवंत सिंह से बात की। जसवंत सिंह ने उनसे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कहा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूरे घटनाक्रम से वाकिफ थे। चंद मिनटों की मीटिंग के बाद वाजपेयी अपने चिरपरिचित लहजे में बोले, अगर तुम्हें पूरा यकीन है तो बेशक अपना मिशन पूरा करो। प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी मिलते ही ऑपरेशन अलोंद्रा रेनबो शुरू हो गया। भारतीय तट से 800 किलोमीटर की दूरी पर जापानी जहाज को इंटरसेप्ट किया गया। नेवी द्वारा घेर लिए जाने पर डाकुओं ने हड़बड़ी में जहाज में लगा इमरजेंसी अलार्म बटन दबा दिया। यह अलार्म सैटेलाइट से लिंक होता है और आपातकाल में इस्तेमाल में लाया जाता है। अलार्म दबाने के पीछे लुटेरों का मकसद ये था कि इस बात की खबर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक पहुंचे। एक निजी जहाज को इंटरनेशनल वाटर्स में रोकना भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता था, खासकर तब जब भारत के पास कोई सबूत नहीं था कि ये समुद्री लुटेरों का जहाज है। लेकिन इमरजेंसी अलार्म बटन दबाने से लुटेरों की अपनी ही पोल खुल गई, क्योंकि हर इमरजेंसी अलार्म की शुरुआत में एक कोडेड रेडियो मैसेज होता है जिसमें जहाज का नाम भी शामिल होता है। इसलिए जैसे ही रेडियो मैसेज भेजा गया, ये पक्का हो गया कि जहाज मेगा रामा ना होकर अलोंद्रा रेनबो ही है। लुटेरों ने जहाज में आग लगाने की कोशिश भी की, लेकिन जल्द ही हेलीकॉप्टर के जरिए मरीन कमांडो जहाज पर उतरे और लुटेरों को पकड़ लिया गया। एडमिरल सुशील कुमार लिखते हैं कि जिस रोज ये ऑपरेशन पूरा हुआ, उनके ऑफिस में विशेष व्यक्ति आए। ये जापान के राजदूत थे जो कोस्ट गार्ड्स और इंडियन नेवी के एक्शन से खासे उत्साहित थे। सुशील कुमार लिखते हैं कि उस वक्त तक उन्हें इस ऑपरेशन की अहमियत का अंदाजा नहीं था, लेकिन इस ऑपरेशन ने भारतीय कोस्ट गार्ड्स और नेवी का पूरी दुनिया में नाम किया, क्योंकि कई दशकों में ये पहली बार हुआ था कि भारतीय समुद्री तट के पास समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया हो। इस ऑपरेशन की सफलता में कोस्ट गार्ड की अहम भूमिका थी। इस मामले में मुंबई सेशन कोर्ट ने 14 लुटेरों को सजा भी सुनाई, लेकिन 2005 में हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। इसका कारण था कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और सीआरपीसी भारतीय समुद्री तट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 22 किलोमीटर तक ही लागू होते थे। इस पेच की भरपाई के लिए साल 2022 में संसद ने मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2022 पास किया, जिसके तहत भारतीय सीमा के नजदीक समुद्री डकैती में लिप्त होने पर अलग कानून का प्रावधान है। जहां तक इंडियन कोस्ट गार्ड की बात है, अपनी स्थापना के 47 साल के अंदर ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी तट रक्षक फोर्स बन चुकी है। इसका ध्येय वाक्य है वयम रक्षामः, यानी हम रक्षा करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत के 7516.60 किलोमीटर के समुद्री तट की सुरक्षा करता है। 1977 में स्थापना के बाद कोस्ट गार्ड ने 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है और लगभग 14,000 बदमाशों को पकड़ने में सफलता पाई है। चूंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी को हुई थी, इसलिए
हर साल इस दिन को इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का तारीख समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।